अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त नदीम रज़ा का कहना है कि मुजीबुर रहमान शामी की तहरीरें हमारा रोमांस हैं। हमारी नस्ल ने इनसे लिखना और बोलना सीखा है, लिहाजा इनके हवाले से हाथ हौला रखें। नदीम रज़ा मेरे उन दोस्तों में शुमार होते हैं जिन्हें मैं हमेशा कदर की निगाह से देखता हूँ। उनका कहना सर आँखों पर, उनके और उनकी नस्ल के रोमांस की भी कदर करता हूँ। लेकिन क्या वो ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप जिसकी मोहब्बत में मुब्तला हैं, कभी इनके बारे में सोचा भी है कि वो कौन है? चलिए मान लिया कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, यकीनी तौर पर आप उनके बारे में मुस्बत ही सोचेंगे ना तो आपको शामी साहब की शख्सियत के ऐब दिखाई देंगे और ना ही उनकी तरफ से की गई दूसरों की हक तलफी नजर आएगी। बहरहाल मुझे आपके जज्बात के हवाले से कोई इतराज़ नहीं करना, लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि जनाब हमें मशवरा देने से पहले अपनी मोहब्बत को समझाएं कि अपनी करतूतें ठीक करे, अपना करैक्टर ठीक करे। इस ढीले करैक्टर पर अगर कोई बात ना भी करे तो गुस्सा ज़रूर करेगा। आपकी तसल्ली के लिए उनके दरीना रफ़ीक का ऑडियो मैसेज सुना देता हूँ जो उन्होंने मेरे गुज़श्ता व्लॉग के बाद किया था। ये खुशनूद अली खां हैं जो शामी साहब को इतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं जितना शायद खुद शामी साहब भी ना जानते हों। मेरी तहरीरें गवाह हैं कि मेरे खुशनूद अली खां के साथ कोई अच्छे तल्लुकात नहीं। मैं उनका भी नकाद हूँ और गाहे बगाहे अपनी तहरीरों और व्लॉग्स में तनकीद भी करता रहता हूँ। इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने ये ऑडियो पैगाम भिजवा कर मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। सुनिए खुशनूद साहब क्या फरमा रहे हैं। तारिक अजीज़ साहब, आपने मेरे कराची ऑफिस का जिक्र किया। ये ठीक बात है कि रोज़नामा जना और रोज़नामा सहाफ़त के दफ्तर साथ साथ थे और रोज़नामा सहाफ़त की पेमेंट्स मैंने की थी, मेरे अदारे ने की थी। लेकिन शामी साहब ने अखलाकी तौर पर भी ना मुझे कहा और ना ही वो मुझसे उसका कब्ज़ा लिया। अब दो तरीके थे कि या तो मैं खुशनूद अली खान बन जाता और रजिस्टर करता। मेरे सामने मेरे बड़े भाई का चेहरा आ गया, मेरी मुराद खलील मलिक साहब से है। उनके शामी साहब से अच्छा ताल्लुकात थे और दूसरी कोई चीज़ मेरे सामने ना कोई मफाद, ना शख्स, ना शख्सियत खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन शामी साहब ने उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया, मेरे उस हया करने को, उनकी इज़्ज़त करने को। मैं समझता हूँ अल्लाह करीम मेरी ये जो हया करने वाली बात है इस पे मेरी राज रखेगा। लेकिन मैंने तो ना वो ऑफिस शिफ्ट किया यानी शामी साहब के नाम, और ना ही मैंने उन्हें दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्यों चुप हुआ। लेकिन अल्लाह भी है और अल्लाह ने अगले जहान हर चीज़ का हिसाब भी लेना, तो मैं उसका हिसाब ज़रूर दे दूँगा। आप बहुत से मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसकी हिम्मत और तौफीक दे। जी जनाब, सुन लिया अपनी महबूब हस्ती के बारे में कि क्या क्या करतूते गोलते रहे हैं। सीधा सीधा कब्जा, और वो भी ऐसे शख्स के दफ्तर पर जिससे बड़े से बड़ा कब्जा माफिया नुमा शैतान भी पनाह मांगता है। अब अगर मैंने तारीफ कर ही दी है तो लगे हाथों खुशनूद साहब ये भी ईमानदारी से बता दें कि शामी साहब को रोजनामा पाकिस्तान कैसे मिला और वो कौन सी खिदमत थी जिस पर यह था उन्हीं पर हुई। आप क्यों ना हासिल कर पाए इतना कीमती असासा, और ज़िया शाह साहब ने तो इस अखबार की बुनियाद रखी थी, ये अखबार उन्हें क्यों उतारना हुआ? और फिर आपके इल्म में भी तो होगा कि नज़ीर नाजी साहब का इसमें क्या किरदार था। वो तो माशाल्लाह हयात हैं, खुद भी बता सकते हैं।
बहरहाल अपने दोस्त की इस महबूब हस्ती का जिक्र चलता ही रहेगा। अब आते हैं APNS के बजट की जानब। मैं नहायत अदब से अपने प्यारे शाकाल से सवाल करूंगा कि बताया जाए कि APNS का सालाना बजट कितना है, यह बजट कहां से आता है और कहां खर्च होता है। क्या यह बजट किसी बड़े नेशनल न्यूज़पेपर के बराबर नहीं है? इस बजट पर मौजे करने वाले कौन हैं? APNS के 95% अरकान तो मुकम्मल तौर पर इंतजामी मामला से लातल्लक रहते हैं, तो फिर ये बजट कहां और किस काम आता है? चलिए अब लगे हाथों ये भी फरमा दीजिए कि आप लंदन में इतने तवील दौरे पर क्यों गए और किसके खर्च पर गए? वहां रुकने का मकसद क्या है? क्या आपको रोजनामा जंग ने भेजा है? वही रोजनामा जंग जो आपके मशवरे पर रोजनामा वक्त के मुतासरीन को अभी तक वाजबात अदा नहीं कर रहा। दुनिया भर की सैरें, मौज मस्तियां, स्टेज पर बेहुदा नाच, शहाना लाइफस्टाइल, ये सब क्या है? क्या एक आम APNS मेंबर ये लाइफस्टाइल इख्तियार कर सकता है? गंजे शाकाल के एक दिन का खर्च एक तरफ और मेरे कलम मजदूर के पूरे महीने की तनख्वाह दूसरी तरफ। इस पर गजब ये कि इस बेचारे को ये भी नहीं मिलती। मैंने पिछले दिनों रोजनामा ताकत का जिक्र किया था। ऐसे सैकड़ों अखबारात हैं जो आपकी चुदराहट का बोझ ढो रहे हैं, लेकिन इनके अपने पल्ले कख नहीं। ये बेचारे सारा साल इसी एक मेंबरशिप के एक लालीपाप पर खुश हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक किसान सारा साल मेहनत करता है, लेकिन जब फसल कटती है तो शकाल जैसे वडेरों का टोला सब कुछ उठाकर ले जाता है। इनके हिस्से में आता है तो सिर्फ वो अनाज या रिज़्क जो इनकी बड़ी बड़ी बोरियों से बच के जमीन पर बिखर जाता है। इस एक मखसूस क्लास ने तय कर लिया है कि अपने ग्रोह के सिवा किसी भी दूसरे को कोई फायदा नहीं होने देना। इन्हें इतना देना है कि जितने से ये लोग महज जिंदा रह सकें, इनकी सांसें चलती रहें, एक वक्त का फाका रहे और एक वक्त दस्तरखान पर माड़ी मोटी रोटी मिल जाए। इन्हें बस जिंदा रखा जाए ताकि APNS के इन बदमाशों और फरूनों के एक मखसूस तबके की बादशाही कायम रहे। मैंने जब भी बात की है कारकुनों के हकूक की बात की है। आप यकीन माने इस सफेद पोश तबके के हालात खुदा ही बेहतर जानता है। जहां ये लोग मस्कीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं वो अखबारात भी इसी महरूमी से गुजर रहे हैं जो APNS के मेंबर्स तो हैं, लेकिन इनके हिस्से का सारा रिज़्क इस एसोसिएशन की एलीट समेट लेती है। ये सैकड़ों अखबारात हैं जो अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पाते, लेकिन चाचा छक्कन, चाचा जलतरंग, खिसकती नीकर और ढीला पजामा टाइप के नाम नहाद डमी अखबार मालकान मालो माल भी है और अच्छी तरह से निहाल भी। मीडिया इंडस्ट्री की इस बर्बादी में जहां गंजे शकाल जैसों का हाथ है, वहीं एक और नेटवर्क भी है जो इसी ग्रोह की आशीर्वाद से चलता है। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसियों की दुनिया है जहां एक से बढ़कर एक गलीज मक्खी है। ये लोग शकाल जैसों की आशीर्वाद से मीडिया इंडस्ट्री का लहू पी रहे हैं। अभी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कि इंटरफ्लो का मालिक ताहर, गोल्डन थॉट्स का रऊफ, M-कॉम का सहेल, सर्कल का कमर और ऐसे दूसरे दिहाड़ीबाज और फ्राडिये जिसने अखबारात के वाजबात नहीं दिए और गंजे शकाल की आशीर्वाद में इस इंडस्ट्री से वाबस्ता कलम मजदूरों का लहू पी रहे हैं। कल से इनकी खबर भी लेंगे और बताएंगे कि इन्होंने इंडस्ट्री के कितने पैसे दबाए हुए हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।